जय हिंद। तो फाइनली भारत का राजपत्र यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया जारी कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और जिस तरह से डिफेंस में पार्ट 1 ऑर्डर होता है सेना के अंतर्गत, यानी कि स्वीकृति दे दी गई है, इनका काम शुरू हो गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे 3 नवंबर 2025 को ये गैजेट जारी कर दिया गया है। भारत सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है, और जिसमें कि अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं, सदस्य अंशकालीन जो कि प्रोफेसर पुलक घोष जी है, और सदस्य सचिव हैं श्री पंकज जैन। यानी कि एक न्यायमूर्ति साहब हैं, दूसरा प्रोफेसर हैं, और तीसरा है आईएएस। अभी आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित कौन कौन से होंगे उसके बारे में बताया गया है कि कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युक्तिसंगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्ते एवं अन्य जो सुविधाएं हैं, लाभों नगद अथवा वस्तु के रूप में सहित परिलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहार्य परिवर्तनों की सिफारिश करना। यानी कि आयोग का जो मुख्य काम है यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों की उनकी समीक्षा करना और उसमें सुधार करना। कोई यदि उनको लगता है कि वांछनीय है तो उसको भी यहाँ पर उससे संबंधित कार्रवाई करना है। अभी आयोग जिन पर विचार करेगा उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक कर्मचारी होंगे, उसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक होंगे, जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस है, या फिर उससे संबंधित कर्मचारी, रक्षा बलों से संबंधित जो कर्मचारी हैं, उसके अलावा संघ राज्य के जो कर्मचारी हैं, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। उसके अलावा संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों जिसमें कि आरबीआई को छोड़ करके उसके सदस्य यहाँ पे शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है, और संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी। यानी कि यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के अधिकारी व कर्मचारी, साथ में संघ राज्य क्षेत्रों की निचली अदालतों के जो न्यायिक अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर एक जो प्रमुख टिप्पणी है जिसमें बताया गया कि न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 1993 के अपने दिए गए निर्णय के प्रतिपादित सिद्धांत का पालन करेगा। अर्थात न्यायाधीशों एवं प्रशासनिक कार्यपालिका की सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होगा, और कि न्यायाधीश की सेवा शर्तों को न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात कही गई है कि न्यायिक अधिकारियों के मामले में आयोग को 24 अगस्त 1993 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में बताए गए सिद्धांतों का पालन करना होगा। यानी न्यायाधीशों की सेवा शर्तें प्रशासनिक अधिकारियों से अलग रखी जाएगी, ये बात यहाँ पे कही गई है। अगला इसका मकसद है कि सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्यप्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना। यानी कि ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना जिससे कि योग्य प्रतिभाएं सरकारी सेवा में आए और कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ी। ये इनका मतलब यहाँ पे है। अगला पॉइंट है कि निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना तथा उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता और निष्पादन संबंधी मापदंडों पर सिफारिशें करना। यानी कि जो बोनस की मौजूदा योजनाओं की समीक्षा कर यह देखना कि उत्पादन और जो प्रदर्शन है बेहतर कैसे हो सके, और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए, इसके संबंध में इनके द्वारा कहा गया है। अगला है कि मौजूदा भत्तों और उनकी स्वीकार्यता की शर्तें, जो शर्तें हैं उसकी समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें युक्तिकरण की सिफारिशें करना। यहाँ पे बताया गया है कि विभिन्न भत्ते जैसे कि डीए है, आचार्य है, इस तरह के जो भत्ते हैं उनकी समीक्षा करके उनकी संख्या घटा करके उचित और सरल व्यवस्था बनाने की सिफारिश करना, ये भी इनका मकसद है। अगला पॉइंट यहाँ पे है जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी की समीक्षा और उन पर सिफारिश करना। पेंशन और ग्रेजुटी के बारे में बताया गया है कि एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी की समीक्षा और सिफारिश के संबंध में है। अगला पॉइंट भी उसी से संबंधित है कि राष्ट्रीय प्रणाली एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारी की मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी और पेंशन की समीक्षा करना तथा नीचे दिए गए पैरा में जो बताया गया है ध्यान में रखते हुए उन पर सिफारिशें करना। यानी कि जो कर्मचारी एनपीएस में नहीं है, पुरानी पेंशन योजना वाले हैं, या पुरानी पेंशन योजना को जो स्वीकारे हुए हैं, उनकी पेंशन और ग्रेजुटी की समीक्षा व सिफारिशें करना, ये भी इनका काम है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त के संबंध में सिफारिशें करना। अभी कौन कौन सी हैं?
जिसमें कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकीय विवेक की आवश्यकता, यानी कि सिफारिशें बनाते समय ध्यान में रखने वाली जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये कौन कौन सी हैं कि देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की जरूरत पड़ेगी कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, कर्मचारियों को किस तरह से उनको लाभ दिया जाए या सरकार को किस तरह से लाभ दिया जाए, वो बैलेंस बनाना इनका यहाँ पे काम रहेगा। अगला है कि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे, यानी कि विकास कार्यों और कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे, ये भी यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगला पॉइंट है कि गैर अंशदायी पेंशन योजना की गैर वित्त पोषित लागत, यानी कि गैर अंशदायी जो पुरानी पेंशन योजनाओं की लागत है उसको भी ध्यान में रखना होगा। आगे है कि उन राज्य सरकारों को जो साधारणतः कुछ संसाधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धि संरचना लाभ और कार्य परिस्थितियां, यहाँ पे सीधे बताया गया है कि इन सिफारिशों से राज्य सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब सेंटर में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वो लागू कर देगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए केंद्र सरकार लागू कर रही है। अभी यही सिस्टम जो राज्य सरकारें वहाँ भी फॉलो करेगी, तो वहाँ भी ध्यान देना होगा कि राज्य जो सरकारें हैं, जो छोटे राज्य हैं जिनकी आमदनी कम है, वहाँ इसको किस तरह से प्रभावित करते हैं, वहाँ सहन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन व सुविधाएं वो भी यहाँ पे देखनी होगी कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उसमें कहीं ज़्यादा गैप ना पैदा हो जाए, उसको भी बैलेंस करके यहाँ पे चलना होगा। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि आयोग और कार्य प्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्ति कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी परियोजना विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य के लिए ले सकता है जिन्हें यहाँ आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यहाँ विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कार्य प्रणाली के बारे में कि आयोग और कार्य प्रणाली स्वयं तय करेगा। जरूरत के अनुसार जो विशेषज्ञ हैं, जो सलाहकार हैं, संस्थागत जो भी सलाहकार उस क्षेत्र के हैं उनको नियुक्त कर सकेगा। भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकारें आयोग को पूरी जानकारी और सहयोग देगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। आगे इसमें बताया गया है आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने की समयावधि के अंतर्गत अपने सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। यानी बताया गया है यहाँ पे कि रिपोर्ट की अवधि के बारे में बताया गया है कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट जो इंटरिम रिपोर्ट होती है उसको भी भेज सकता है।